Hello students, welcome to Motion Education. My name is Mayank Yadav, your SST faculty for NTSC. कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का हमारा लेक्चर, जो रिलेटेड है पिछले चैप्टर से, जो हमने लेक्चर 1 में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। 10th क्लास का चैप्टर है ये, एनसीईआरटी का, यानी कि सीबीएस बोर्ड। और इसमें हमने लेक्चर 1 खत्म कर लिया था, जिसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हुए पावर शेयरिंग को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट और सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग अलग अलग पावर शेयरिंग की फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं या कितने रूप होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं या ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर। वर्ल्ड लेवल पे भी होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, बट हमारा बैकग्राउंड जब इंडिया है तो हम उसी की बात करेंगे। तो हमारे देश में, भारत में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बीच में शक्तियों का बंटवारा हो चुका है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और वो लोग अलग अलग तरीकों से एक ही काम को करते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि अगर मान लो किसी का काम कानून बनाना है, तो उसी कानून को एग्जीक्यूट करने वाली संस्था अलग है। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कानून बना रही है, तो दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है या दूसरे जो फील्ड है, वो उस कानून को एग्जीक्यूट करेंगे, लागू करेंगे। और अगर उस कानून को किसी ने तोड़ा, तो उस पर सजा देने का या उस पर कानून बनाने का जो हक है, वो तीसरा इंस्टीट्यूशन है। आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने किन 3 इंस्टीट्यूशंस की बात की है इस लेक्चर में, स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, देखते हैं हम। देखिए, बहुत सिंपल चैप्टर है। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं, बड़े शॉर्ट नोट्स बनेंगे इसके, आराम से ये लेक्चर आपको तसल्ली से याद हो जाएगा, और होगा भी सही। आपको पहले से भी इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि 7th 8th 9th इन क्लासेस में भी हमने ये चैप्टर्स डिस्कस किए हुए हैं कहीं ना कहीं, चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, जहां पर भी आप लोगों ने पढ़ाई की है वहां पर ये चैप्टर डिस्कस हुआ है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस हुए हैं, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा लेक्चर है। तो देखते हैं हम लोग इस लेक्चर में आपको क्या क्या दिखाई देगा। तो पावर शेयरिंग चैप्टर है। पावर शेयरिंग में हमारा दो हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे। पहला, द नीड फॉर द पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की क्या जरूरत है। और दूसरा जो है वो आज का लेक्चर है हमारा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है, ये कुछ और है, अभी पता लगेगा आपको क्या है। तो ये है आपके लीडर, यानी कि नेता। और नेता क्या है, अब देखो इस चीज को अच्छी तरह से समझो, यहीं पे समझ में आ जाएगी सारी पिक्चर कि ये नेताजी, यानी कि मान लो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया में और सेंट्रल लेवल की बात करता हूं। सेंट्रल लेवल पर जो कानून बनाने वाली इंस्टीट्यूशन है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट में ये नेताजी जाएंगे और क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। लेजिस्लेशन का काम है इनका, कानून बनाने का काम है। नेक्स्ट देखते हैं हम आईपीएस। अभी इंटरनेशनल आईपीएस ऑफिसर आ चुका है। ठीक है, तो ये आईपीएस ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव है। आईएएस आईपीएस जितने भी इनके अंडर में काम करने वाले मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अंडर में काम करने वाले ब्यूरोक्रेटर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, वो पूरे के पूरे कानूनों को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव, अभी अंदर अपन और इसकी डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी। यहां तो मैं आपको सिर्फ पिक्चर का एक प्रोमो दे रहा हूं, एक तरह से पिक्चर का एक दे रहा हूं। तो नेक्स्ट देखिए, और ये हैं आपके मोटे से मुंह के जज इनका बड़ा मोटा सा मुंह है, इतने मोटे, हाँ ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एनिमेशन दी है जज की। तो जुडिशियरी लेवल पर, यानी कि इन्होंने कानून बनाया, इन्होंने एग्जीक्यूट किया, और इन महाशय ने
उस कानून को तोड़ने वाले को सजा दी या उस कानून को निचली अदालत तक पहुंचाया, निचली कोर्ट्स तक पहुंचाया। ठीक है, तो ये है आपके थर्ड लेवल। तो ये 3 लेवल, अब इसको देखो आप, ये किस लेवल पर आपके ये तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। ऑब्वियसली ये तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टली। तो यही हमारा पहला टॉपिक है इस लेक्चर का एक्चुअली। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया में अब देखो, मैं गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स हैं वो इंडिया के अंदर 3 इंस्टीट्यूशंस में बटी हुई हैं। 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन, 3 तरह के स्तर या 3 तरह के लेवल में बटी हुई है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए 3 तरह के सिस्टम इंडिया के अंदर बने हुए हैं। वो कौन कौन से सिस्टम है देखिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इंडियन गवर्नमेंट, इसमें सबसे पहले लेजिस्लेचर, सेकंड लेवल पर एग्जीक्यूटिव और थर्ड है आपका जुडिशियरी सिस्टम। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब पहला जो आपका इंस्टीट्यूट है या कह सकते हो आप, पहला जो आपका सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, पहला जो इंस्टीट्यूट या फील्ड दिखाई दे रहा है वो है लेजिस्लेचर। ठीक है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने 3 पार्ट्स में अपने काम को डिवाइड कर दिया। ऐसे समझो इस चीज को, बड़ी सिंपल सी चीज है, अपने कामों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जितने भी नेता हैं जो हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं और पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, विधानसभा में जाके बैठते हैं, उनका काम, मेन काम क्या होता है? मेकिंग लॉज। मेकिंग लॉज, कानून बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है उनका कानून बनाना, पुराने कानून में बदलाव करना या कोई नई चीज लेके आना। आगे बात, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करते हैं लोग, नए कानून लाते हैं, पुराने कानूनों में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं। आगे बात समझ में? तो लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करेगा। हमारे जितने भी नेता हैं जो पार्लियामेंट में या स्टेट की असेंबलीज में बैठे हुए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उन सबका मेन काम क्या है? लेजिस्लेचर करना या कानून बनाना। आगे बात समझ में? दूसरे नंबर पे आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। यहां पर भी हमारे नेता आते हैं। अब देखिए, इसको बड़े सिंपल तरीके से समझिए। पीएम, मैं सारी चीजें आपको सेंट्रल लेवल पे समझाऊंगा, ठीक है? यानी कि सेंट्रल कैबिनेट में जो जो या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कुछ चीज होगी, वही सारी चीजें स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट में होगी। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। जो यहां पीएम है वही ताकत स्टेट में सीएम के पास है। आगे बात समझ में? लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट लूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये चीज समझ में आए। तो देखिए बेटा, लेजिस्लेचर, मान लो कि ये पार्लियामेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को, पार्लियामेंट है। वैसे आपने ये चीजें पहले भी पढ़ी होंगी। पार्लियामेंट हमारी संसद, दिल्ली में जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के 2 पार्ट है, ये भी समझने वाली चीज है। पार्लियामेंट के 2 पार्ट है, हमारी लेजिस्लेशन के 2 पार्ट है। एक आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हो? राज्यसभा, आरएस, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, राज्यसभा। और एक है आपके, ये तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, और एक है हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा। ठीक, सबसे मेन तो होता है आपका लोकसभा। आपके प्रधानमंत्री कहां बैठे हैं? हालांकि वो तो सदस्य तो होते हैं, लेकिन हमारे जो पीएम है वो लोकसभा में, लोकसभा के द्वारा चुने गए हैं, लोकसभा ने उनको इलेक्ट किया है। ठीक है, अब देखिए, अब हालांकि इन पीएम का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। रूल ये है कि पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में, जिस भी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस भी पार्टी ने मेजोरिटी के साथ सीट्स जीती होती है, उसी पार्टी के नेता को पीएम बनाया जाता है, उसी पार्टी के लीडर को ही पीएम बनाया जाता है। ये नियम है। और पीएम को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। पीएम इज अपॉइंटेड इन आवर कंट्री। तो पीएम को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ठीक, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पीएम को अपॉइंट कर दिया और पीएम ने आगे जाके क्या किया, उस पीएम ने आगे जाके कैबिनेट बनाई। एक ध्यान से समझना, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे पहले बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फिर 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। तो हम उसी से चीज से समझते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लोग इरेज करते हुए चीजों को, सॉरी, इसको हम इरेज करते हुए थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, ये वाली सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो पीएम का काम क्या होता है, पीएम क्या करता है भाई, पीएम जो होता है हमारा, अब बढ़िया सा कलर लेते हैं, बढ़िया शानदार सा कलर। पीएम महोदय जो होते हैं वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं। ध्यान से समझना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ा सिंपल सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुना जाता है, यानी कि आपके मंत्रियों का एक कैबिनेट है, ये मान लो आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, गाढ़ी हिंदी में मंत्री परिषद बोलते हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, और एक मिनिस्टर और होता है जिसका नाम होता है डिप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, इनका ये थोड़ा, इनका रोल कम है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब इनकी बात करूंगा मैं, सिर्फ इनकी बात करूंगा। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये ही कैबिनेट मिनिस्टर पूरा देश चलाते हैं एक तरह से। पूरे देश के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट, डिफेंस हो, फाइनेंस हो, चाहे और कोई डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वुमेन डिपार्टमेंट हो, चाइल्ड एंड वुमेन डिपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे 25-30 डिपार्टमेंट होते हैं। पूरा देश जो होता है वो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स उन्हीं डिपार्टमेंट के लीडर बनके या चीफ बनकर पूरा देश को चलाते हैं। आगे बात समझ में, दोबारा से देखिए कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एक्चुअली पीएम के साथ मिलकर हमारा जो पूरा देश है वो यही कैबिनेट स्तर के या कैबिनेट लेवल के लोग, जो मिनिस्टर्स हैं, वो पूरा देश चलाते हैं, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। मान लो कि पूरे देश में वुमेन एंड मान लो कि कहते हैं ना चाइल्ड एंड वुमेन डिपार्टमेंट है, तो पूरे देश के चाइल्ड और वुमेन से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन पर कानून बनाना, पुराने कानून को चेंज करना, नई नई योजनाएं लाना बच्चों के लिए या औरतों के लिए, ये सारे काम उस कैबिनेट या उस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर के हाथ में होगा, फाइनल साइनिंग उनके हाथ में होगी। आगे बात समझ में, तो इस तरह से आप इस चीज को समझिए। तो हम लोग बैक टू द टॉपिक आते हैं, क्या समझा रहा था मैं, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसमें पीएम भी होते हैं प्लस कैबिनेट भी होती है, और इन पीएम और कैबिनेट के लिए काम करने वाले दूसरे मिनिस्टर्स, आईएएस, आईपीएस, आरजेएस, ये सारे के सारे नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेटर्स होते। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जैसे कि एक नेताजी है, नेताजी जो होते हैं ना वो है आपके टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स। नेताजी के, आप देखो इसको, इस चीज को इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको ताकि आपको इन दोनों के बीच का फर्क समझ में आ जाए। ये तो समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बड़ा जरूरी है। आगे बात समझ में, तो इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए हमको यह समझना है कि यहां तो टोटल मिनिस्टर्स का काम है, ज्यादातर मिनिस्टर्स का ही काम है यहां पर, और इन मिनिस्टर्स के लिए काम करने वाले इनके सचिव जो होते हैं, पीए वगैरह, उनका काम होता है। लेकिन यहां जो है, यहां बड़े बड़े बहुत सारे लेवल होते हैं। यहां पर सबसे ऊपर होते हैं मिनिस्टर्स। इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से समझिए कि सबसे ऊपर होता है एक डिपार्टमेंट जो पूरे के पूरे देश के लिए कानून बनाएगा, वो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा। ठीक है, उस मिनिस्टर के अंडर में उसका पीए होगा, वो पीए के अंडर में या उस मिनिस्टर के अंडर में आईएएस आईपीएस ऑफिसर होगा, फिर उस आईपीएस ऑफिसर के नीचे बहुत सारे और भी ऑफिसर्स होंगे, तो उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटर्स, नौकरशाह। जो मंत्रियों के अंडर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सारे ब्यूरोक्रेटर्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में, तो पीएम यानी कि मिनिस्टर्स प्लस आईएएस आईपीएस ऑफिसर पर जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, यहां जो कानून बने हैं उनका एग्जीक्यूट करना और सब जगह लागू करने की जिम्मेदारी इन्हीं एग्जीक्यूटिव्स की होती है।
जिले का जो कलेक्टर होता है, डीएम होता है, ये सब मिलकर उस जिले में यहां पर जो कानून बने हैं सेंट्रल लेवल में, उस कानून को उस जिले में फैलाने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? आईपीएस ऑफिसर यानी कि कलेक्टर, डीएम वगैरह का, मजिस्ट्रेट वगैरह का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह का होता है। आगे बात समझ में? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कलेक्टर जी एक छड़ी लेकर और जिले भर में घूमेंगे कि भाई कानून लागू करो, कानून लागू करो। उसके लिए क्या है? उनके पास पूरी की पूरी टीम है ब्यूरोक्रेटर्स की, नौकरों की। नौकरशाही नहीं, नौकर किसके नौकर? लोगों के नौकर। समझ रहे हैं? लोक सेवक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लोगों के नौकर हैं। तो क्या किया भैया, यहां पर जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या कलेक्टर हैं, उनके अंडर में भी बहुत बड़ी टीम काम करती है। ठीक है ना? मतलब एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क से लेकर और बड़े से बड़ा जो अधिकारी होता है वो सब किसके अंडर में काम करता है? कलेक्टर के अंडर में काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। उन सबका काम होता है निचले लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, शहरी लेवल पर, गांव गांव के लेवल पर उन कानूनों को एग्जीक्यूट कराना और कोई उस कानून को तोड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात, तो यहां कानून बन गए, यहां कानून लागू हो गए और उन लागू होने के साथ साथ उन पर नजर भी रखी जाएगी। आगे बात समझ में? अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कौन? जुडिशरी लेवल। क्यों करेगा? बड़ी सिंपल सी चीज है भाई। अगर कानून तोड़ा और इन्होंने, क्योंकि आईएएस आईपीएस ऑफिसर यही हैं, पुलिस वाले भी यही हैं, तो पुलिस वाले अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसको पकड़कर कहां लेके जाएंगे? कोर्ट के अंदर ही तो लेके जाएंगे 24 आवर्स के अंदर। आगे बात समझ में? तो यहां पर जिसको पकड़ा जुडिशरी लेवल पर, अब जुडिशरी लेवल के भी 4-5 लेवल होते हैं, ध्यान से समझना इसको। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन से लेवल पर? सेंट्रल लेवल पर। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपके हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स, हर स्टेट्स में एक हाई कोर्ट होता है या 2-3 स्टेट्स को मिलाकर एक हाई कोर्ट होता है। और उसके नीचे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट होता है तो यहां हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किस लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सिंपल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब मान लो किसी को कोटा में या किसी भी शहर में गिरफ्तार किया, दिल्ली है, कोटा है, जयपुर है, कोई भी, भोपाल वगैरह, भोपाल में किसी को अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करके भोपाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया जाएगा। ठीक है ना? यहां सीधा हाई कोर्ट में नहीं ले गया। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उसकी सुनवाई ढंग से नहीं हुई, उसने कहा कि नहीं भैया मेरे को जो सजा मिली है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, या हाई कोर्ट को लगा कि ये भाई इस केस को मुझे अपने पास बुलाना चाहिए, तो वो मामला कहां जाएगा? हाई कोर्ट पर। और सबसे ऊपर वाला जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि लास्ट लेवल ऑफ हियरिंग इन इंडिया जो है कोर्ट का, यानी कि किसी भी मामले की आखिरी सुनवाई जो होती है वो कहां होती है देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोबारा से ये सारी चीजें देखते हैं तो देखिए, पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम समझिए, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ द पावर शेयरिंग, जिसमें जितनी भी पावर है गवर्नमेंट की वो 3 लेवल पर बढ़ जाती है, फिर वो 3 लेवल आगे बढ़ जाते हैं। पहला लेवल लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाना, सबसे मेन काम है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये कानून ही बनाते, बहुत सारी और भी चीजें करते हैं। उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव, यहां जो कानून बना उसको लागू करना। आगे बात समझ में? फिर आता है जुडिशियरी, चाहे लोगों के बीच में झगड़ा हो, 2 स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के बीच में झगड़ा हो, इंसान या स्टेट के बीच में झगड़ा हो, समझ रहे हो? इन सारे झगड़ों का निपटारा, इन सारे मामलों का निपटारा जुडिशियरी लेवल पर होता है, जिस पर 3 तरह के कोर्ट्स होते हैं। सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आगे बात समझ? फिर वो क्रिमिनल और वगैरह तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इन चीजों को समझिए। थोड़ा सा हम अब अपने पॉइंट्स पर भी ध्यान देते हैं, पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। सो इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, अलग अलग पावर्स को एक ही लेवल पर रहते हुए एग्जीक्यूट करना या अप्लाई करना। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस का रूल कहते हैं। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा। चेक एंड बैलेंस, कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। हां, यहां मैं आपको नोट कराना चाहूंगा कि जुडिशियरी जो सिस्टम है उसको आर्टिकल नंबर 50 के तहत इन दोनों
लेवल से अलग रखा गया है, यानी कि इसके ऊपर किसी का भी जोर नहीं है। इसने जो फैसला सुना दिया वो फाइनल है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर दें तो उनको उनकी सीट से हटाना उतना ही नामुमकिन है जितना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी सीट से हटाना। आगे बात समझ में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी पोस्ट से हटाना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनकी पोस्ट से हटाना है। इंपीचमेंट प्रोसेस के अलावा और कोई चारा नहीं बचता इनको हटाने का। और हमारे भारत के इतिहास में इंपीचमेंट प्रोसेस तो बहुत आए हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ, लेकिन किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सजा नहीं हुई या उनको पोस्ट से नहीं हटाया गया। हाँ, ये बात अलग है, नौकरी से निकालने से पहले उन्होंने खुद ने ही रिजाइन कर दिया। आगे बात समझ में? तो ये हमारा सिस्टम है। तो क्या करते हैं, ये तीनों संस्थाएं, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर अथोराइज्ड नहीं है। आप एक दूसरे को अथोराइज नहीं कर सकते कि भाई मैं तेरे से बड़ा या मैं तेरे से बड़ा या मैं तेरे से बड़ा। आगे बात समझ में? सब एक दूसरे को चेक करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, a system of check and balance, although judges are, देखिए although judges are appointed by the executive, देखो यही एग्जीक्यूटिव, क्योंकि यहां पे प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। they can check the functioning of the executive or laws made by the legislatures। इन्होंने जो कानून बनाया है, ध्यान से समझना बच्चों, इन्होंने जो कानून बनाया है उन कानूनों को ये भी चेक कर सकते हैं, उन कानूनों को ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ में आ गई। बहुत आसान है, बड़ी ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। बड़ा सिंपल सा लेक्चर है बेटा, बड़ा सिंपल सी चीज है। बस थोड़ा सा इसमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में फर्क जो है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपने समझ लिया तो बाकी चीजें समझने में मुश्किल नहीं आएगी, और इसको नहीं समझा तो बहुत मुश्किल आने वाली। आगे बात समझो। तो ये हुआ भैया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। देखिए पहली चीज मैंने आपको समझाई कि हॉरिजॉन्टली कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी ताकतों को, अपनी पावर्स को तीन तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा एग्जीक्यूट करवाती है। एक कानून बनाता है, एक उन कानूनों को लागू करता है, और एक कानून तोड़ने वालों को सजा देता है। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इनके पास, या नहीं कि सिर्फ यही करते हैं ये लोग, और भी बहुत सारे काम होते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के। ठीक, और ये सारी चीजें तय कौन करता है? ये सारी चीजें तय करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या कानूनों की जो किताब है उनके अंदर जो नियम कानून लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है, गवर्नेंस चलती है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सबसे ऊपर है हमारा संविधान, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे प्रेसिडेंट, उसके नीचे सरकार, उसके नीचे इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आगे बात समझ में? तो लेकिन सबसे ऊपर कौन? सरकार का भगवान कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना रूल करना वैसा ही है जैसा एक कंपनी को बिना किसी डायरेक्टर के चलाया जाए, या एक कंपनी को बिना किसी सीईओ के चलाया जाए। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, बड़ा सिंपल सी है चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। आपके सामने दिख रहा होगा आपको। इंडियन गवर्नमेंट तीन पार्ट में काम कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है लोकल सेल्फ। ठीक है, ये तो बहुत इजी, आप कई बार पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, पूरे देश की एक सरकार, पूरे देश की एक सरकार क्या कहलाती है भाई? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं उसको दूसरे शब्दों में। पूरे राज्य की एक सरकार, स्टेट की, ठीक है, जम्मू कश्मीर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई सा भी स्टेट हो, उन सब स्टेट की एक ही सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी जिले होते हैं उन जिलों में फिर
जो सरकार काम करती है लोकल लेवल पर, ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पर, तो उन सरकारों को बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। इन्हीं के बारे में जानना जरूरी है। ये दोनों तो एक जैसी होती है लगभग। यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी कि यहां पर जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, लगभग वही सिस्टम नाम बदलकर स्टेट गवर्नमेंट में लागू हो जाता है। जैसे कि बड़ा सिंपल सी चीज है, यहां सरकार के मुखिया को बोलते हैं पीएम, तो यहां सरकार के मुखिया को बोलते हैं सीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। यहां पर हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान से समझना, और यहां पर वही हेड ऑफ द स्टेट होता है गवर्नर। नाम बदल लिया बस, काम वही है। जो केंद्र में, सेंट्रल में काम पीएम का होता है, वही स्टेट में काम सीएम का होता है। जो केंद्र में या सेंट्रल में काम प्रेसिडेंट का होता है, वही स्टेट में काम गवर्नर का होता है। तो ये तो सिंपल सी चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो लोकल लेवल पर फिर 3 लेवल हो जाते हैं। यहां थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, इसको समझेंगे हम। ये दोनों तो आसानी से समझे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनको समझते हैं कि इनको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या समझना है हमको इसमें। बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। बहुत बार क्लासेस में हमने इन चीजों को डिस्कस किया है, तो भूलने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है। तो इन इंडिया पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। कौन कौन से लेवल? पहला लेवल सेंट्रल लेवल, फॉर एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तीसरा है लोकल लेवल, विलेज या टाउन सिटी लेवल के लिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसी को समझाया गया है ढंग से। लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज में बटी होती है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, यहां समझना इस चीज को थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूं ताकि आपको समझाने का मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है। फिर बाद में इसको मैं मिटा दूंगा, तो आराम से देखिए। तो लोकल, मान लो कि लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट किस लेवल पे होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट में टाउन्स भी होते हैं, सिटीज भी होती हैं और विलेजेस भी होते हैं। बस यही 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी हो जाता है। तो 3 तरह के स्तर डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले हम आते हैं विलेजेस पर। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं ना भाई, विलेजेस यानी कि गांव। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे नीचे का स्तर गांव, ठीक। उस गांव के ऊपर होता है टाउन, ठीक, और टाउन के ऊपर होता है सिटी। टाउन से बड़ा होता है सिटी। तो सबसे छोटा विलेज, यूनिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विलेज, सबसे छोटी, उससे थोड़ी बड़ी टाउन, और सबसे बड़ी सिटी। अब देखिए विलेजेस पे जो काम करते हैं, बहुत सारे विलेजेस को मिलाकर या तो एक ग्राम पंचायत बनती है, या एक बहुत बड़ा गांव है तो वो एक ग्राम पंचायत बनती है। आगे बात समझ में? तो हर एक, हम तो यही समझेंगे कि एक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत है भाई। विलेज पंचायत भी बोल सकते हैं इसको। ग्राम जो गांव से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। आगे बात समझ में? यहां का जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसको सरपंच बोलते हैं। ये सारी चीजें हमको पता ही है। यहां का एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होता है उसको ग्राम सेवक बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ये लोग क्या करते हैं? विलेज लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उन प्रॉब्लम्स को फाइल के थ्रू, फाइल बनाकर उन प्रॉब्लम्स को पंचायत समिति को भेजी जाती है। यहां पर भी 3 स्तर है भैया, ठीक है ना। तो ये देखिए पंचायती राज में विलेज लेवल पर जो चीजें हैं वो भी 3 पार्ट में बटी हुई हैं, वो बाद में देखने की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं टाउन्स की, या इनको बोल सकते हैं स्मॉल सिटीज, पैलिटीज। क्या होती है भाई? म्युनिसिपैलिटीज। आगे बात में नगर पालिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक। और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज जहां 5 से 10 बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, वहां पर होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम जिसको बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक। समझ में आ गई बात? तो ये अब पंचायती राज सिस्टम भी फिर 3 पार्ट में बटा होता है। ये पूरा पंचायती राज सिस्टम सिर्फ विलेज लेवल पर ही नहीं है, ये भी फिर 3 पार्ट में बटा होता है। एक होता है विलेज लेवल, एक होता है तहसील लेवल जिसको तालुका लेवल बोलते हैं, और एक होता है आपका जिला परिषद लेवल। तो सबसे ऊपर होता है जिला परिषद,
उस जिला परिषद के नीचे होता है पंचायत समिति, जो कि टाउन लेवल पर होती है, तालुका स्तर पर होती है, तहसील स्तर पर होती है। और उसके नीचे होता है ग्रामीण स्तर यानी कि विलेज लेवल, जहां पर ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, इस पंचायती राज, इस जो ये पंचायती राज है, इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आगे बात समझ में? यहां तो आ गया होगा समझ में। ये तो दोबारा से हम रिपीट करते हैं सारी चीजों को। ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी सिंपल है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, बस इसको हम थोड़ा रिवीजन कर लिए और कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीजें बड़ी आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोबारा से देखते हैं तो देखिए, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर लोकल गवर्नमेंट। तो ये नीचे से ऊपर हम चले गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए, लोकल गवर्नमेंट विलेज, टाउन, सिटीज, बिग सिटीज के लिए। आगे बात समझ में? लोकल गवर्नमेंट फिर 3 पंचायती राज विलेज लेवल के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी बड़ी सिटीज के लिए, जिसको नगर निगम कहा जाता है। 5 से 10 लाख 15 लाख जितनी भी पॉपुलेशन है, 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन सब इसमें आ जाती। हालांकि हर जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बनती है। जहां पर अभी 5 लाख पॉपुलेशन हो भी चुकी है, वहां पर प्रस्ताव या प्रपोजल रखे जाते हैं कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना है, पर जरूरी नहीं है वहां पर। ज्यादातर इलाकों में म्युनिसिपैलिटीज आपको, नगर पालिकाएं आपको देखने को मिलती हैं। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका वर्टिकल डिवीजन। अब यहां डिवीजन क्या होता है पावर का, समझने वाली बात यह है क्या, किस तरह का डिवीजन ऑफ, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। सेंट्रल लेवल पर कानून बनाएगी, पूरे देश के लिए कानून बनाएगी कौन? ऑब्वियसली पार्लियामेंट में बैठने वाली गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो, फिर वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी भी पार्टी की हो, कोई या कोएलिशन पार्टी की हो, पूरे देश के लिए एक जैसा कानून कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बात समझ? अब कानून बना रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पर बना रहे हैं? तो वो बेसिस क्या होता है बेटा? वो बेसिस होती है लिस्ट, लिस्ट ऑफ वर्क, लिस्ट ऑफ वर्क या टास्क। ठीक है, जो 3 तरह की होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। और कुछ विषय या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर दोनों कानून बनाती है, स्टेट भी बना सकती है और सेंट्रल भी बना सकती है। तो बड़े बड़े मामले जो होते हैं, डिफेंस, एग्रीकल्चर, बहुत सारे और भी मामले जो होते हैं, उन पर कानून कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें लगभग 99 या उससे भी ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं यूनियन लिस्ट में, उस पर कानून कौन बनाएगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लिस्ट पर कानून, यानी कि अपने अपने स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जिनको हिंदी में विधानसभाएं बोलते हैं, वो विधानसभाएं अपने स्टेट के लिए कानून बनाती हैं। सिंपल सी चीज है। वो किस लेवल, किस बेसिस पर? स्टेट लिस्ट के बेसिस पर बनाती हैं। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिस पर स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंट्रल भी कानून बना सकता है। आगे बड़ी सिंपल सी चीज है, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई भी कानून अगर सेंट्रल लेवल पर रिलीज होता है पूरे देश के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को पूरे स्टेट पर लागू करे। और वहां से फिर स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देते हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून है ये, इसको पूरे के पूरे जिलों में, पूरे के पूरे गांव वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आगे बात है डिस्ट्रीब्यूट या एग्जीक्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, गलत हो जाएगा वर्ड, एग्जीक्यूट किया जाए। बहुत बड़े सिंपल लेवल में अगर आपको इस चीज को समझना है, बहुत ही सिंपल लेवल में, तो बड़ी सिंपल सी चीज है भाई, सेंट्रल लेवल पर कानून बना, सेंट्रल लेवल वालों ने स्टेट लेवल वालों से बोला कि भैया ये कानून को एग्जीक्यूट कराओ आपके पूरे स्टेट में। अब ये पूरे स्टेट में कानून को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट की। तो सबसे ज्यादा काम करने वाली गवर्नमेंट कौन सी होती है? एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट। रूरल एरियाज या सेमी रूरल एरियाज, बिग सिटी, स्मॉल सिटीज, ये जो लेवल होते हैं वही एक्चुअल लेवल होते हैं जहां पर कानून को लागू करना बड़ा ही टेढ़ा काम होता है। और तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो काम करती है वो वही काम होता है, जैसे कि आप एक मालिक हो, आपके बहुत सारे नौकर हैं, ठीक है ना। मान लो कि मैं मालिक हूं और मेरे 3 पार्टनर और हैं, मेरे अंडर काम करते हैं, लेकिन मैंने कोई कानून बनाया अपनी कंपनी के लिए, अपने घर के लिए, कहीं के लिए भी,
तो मैं ऑर्डर दूंगा, ये तीनों उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन ये तीनों भी वो काम अपने हाथों से नहीं करेंगे। मैंने मान लो कि ऑर्डर दिया कि भैया मेरे घर में गार्डनिंग होनी है, यानी कि गार्डन बनाना है, ठीक। अब ये तीनों तो बनाएंगे नहीं, ये तीनों ये काम को किसी और इंसान को देंगे, वो इंसान फिर किसी और इंसान को काम करने, तो जो एक्चुअल में इंसान गार्डनिंग करने आएगा या काम करने आएगा, गार्डन बनाने आएगा, वही होता है लोकल लेवल। जो एक्चुअली काम लोकल लेवल जो होता है वही एक्चुअल काम करता है, ठीक है। तो लोकल लेवल के जितने भी कर्मचारी होते हैं वही पूरे के पूरे देश में एक्चुअली आपके कानून फैला रहे हैं या एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? बड़ा ही लंबा चला है लेक्चर, इतना चलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने इसका अ ब स द ए बी सी डी आपको सब समझा दिया ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो ये है भाई वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। किसी भी डिवीजन में, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी डिवीजन में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करने का फायदा और नुकसान क्या है? फायदा ये, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। फायदा ये है कि एक तो चीजें अरेंजमेंट के साथ चलेंगी, बिगड़ेंगी नहीं। हम मतलब कुछ भी, किसी भी तरह का सिस्टम किसी भी इंसान से कोई भी चीज कराने के लिए नहीं बोल सकते, तो एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी जगह जब एक जैसे कानून लागू होते हैं, और स्पेशली डेमोक्रेसीज में, जहां पर इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसीज में जहां इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, इतने रिलीजन के लोग रहते हैं, उन रिलीजन्स में भी अलग अलग कास्ट हैं, पता नहीं क्या क्या क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो इतने बड़े देश में जहां इतनी डाइवर्सिटीज है, वहां पर सब लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिले और सारे कानून सभी लोगों के लिए बराबर हों, इन इन चीज को सुनिश्चित करने के लिए, इन व्यवस्थाओं को, इन अरेंजमेंट्स को एक जैसा बनाने के लिए ये गवर्नमेंट को एक जैसा काम करना जरूरी है। लेकिन हमारे देश में होता कुछ और ही है। हमारे देश में कहीं तो कानून को बहुत जल्दी लागू कर दिया जाता है, कहीं कानून को बहुत देर से लागू किया जाता है। तो ये क्या है? ये ब्यूरोक्रेटर्स की आलसीपन है, उनका फ्लेक्सिबल ना होना, या ये कह सकते हो लेजीनेस होना, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स में ब्यूरोक्रेटर्स, एक्चुअल परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वही पूरे देश में कानून को लागू करने की जिम्मेदारी बिल्कुल उन्हीं की होती है। मंत्री तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं कि भाई ये कानून बना दिया हमने पार्लियामेंट में, इसको लागू करो। अब लागू करेगा कौन? लागू वही लोग करते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर और उनके अंडर में काम करने वाले इतने कलीग्स, ये इतने सारे कर्मचारी जो होते हैं पूरे देश में, यही ब्यूरोक्रेटर्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे देश में इन कानूनों को फैलाते हैं। अब अगर वो लोग ईमानदारी से और पूरी स्पीड के साथ अगर अपना काम करें तो करप्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट करप्शन जो होता है बेटा, ऊपर से नीचे चलता है, मंत्री जी के ऑर्डर के हिसाब से काम किए जाते हैं, और आप समझते हो बाकी सारी चीजें, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो मंत्री जी ने जो कहा वही फाइनल होता है कि भाई फला फला डिस्ट्रिक्ट में या उस वाले गांव में, इस वाले गांव में कानून को आराम से लागू करना, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, फलाना ढींग। तो हमारे यहाँ कानून तो बहुत बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने अच्छे अच्छे और इतने सारे कानून बन चुके हैं जिनको लागू होने में इतना टाइम लग जाता है कि जिसकी हद नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, इस देश की व्यथा सुनाता हूं। हालांकि देखो बोलना नहीं चाहिए, सारी चीजें आप लोगों को पता होगी, लेकिन एक डेमोक्रेसी, और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जिसको आइडियल माना जाता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, इंडियन डेमोक्रेसी को, उसका एक सिंपल सा कानून बताता हूं मैं आपको, जिसको मतलब वो एक ऐसा कानून है जिसको हाथों हाथ लागू किया जाना चाहिए था, किसी भी कंडीशन में रोका नहीं जाना चाहिए था। वो कानून है बेटा 2002 में आया हुआ कानून, 2002 में। हालांकि उस टाइम पर प्रपोजल आया था, उसको आने में तो बहुत टाइम लगा था। 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट इतना जरूरी था कि उसको लागू किया जाना बड़ा जरूरी था। वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। अब ये क्या था? ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 था। 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 to 14 ईयर एज के बच्चों को पूरे देश के सरकारी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, प्राइमरी लेवल तक। बहुत सिंपल वे में समझा दिया, यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो,
उन सब को प्राइमरी लेवल पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी स्कूल्स में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये कानून का प्रपोजल आ चुका था, हालांकि इसकी बैकग्राउंड तो बहुत सालों पहले से बनाई जा रही थी। 2002 में इसका प्रपोजल आया। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा बच्चों कि 2002 में अमेंडमेंट हुआ और इस पर फाइनली जो कानून बना उसको बनने में लगभग 6 साल लगे, 6 नहीं 8 साल लगे। 2010 में 1 अप्रैल 2010 को ये कानून, कौन सा कानून, जिसके तहत 21A के अंदर आता है ये कानून, 21A आर्टिकल नंबर 21A के अंडर ये कानून आता है, जिसके तहत 6 to 14 इयर्स एज के जितने भी बच्चे हैं देश के, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी तबके के हों, अमीर गरीब जो जिस भी किस्म के हों, वो 6 से 14 साल की अगर एज में आते हैं तो उनको स्कूलों में फ्री एजुकेशन दी जाएगी, कंपलसरी एजुकेशन। समझ रहे हो? 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई जिसको कह सकते हो आप, 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई जो होती है वो स्कूलों में फ्री दी जाएगी। अब इस कानून को, इतना जरूरी कानून, देश के बच्चों का कानून है ये, जहां पर शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कानून है, उसको अमेंड करते 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 और कानून बनाते बनाते 8 साल लग गए। तो ये लेट लतीफी किसकी गलती है? ये लेट लतीफी हमारे मंत्रियों की और हमारे जो सिस्टम है उसकी लेट लतीफी है, जो नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो एक एग्जांपल की बात थी जो आपको जानना जरूरी था, तो मैंने बता दिया। खैर, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कहती है। तो आपको पार्लियामेंट का इमेज नजर आ रहा होगा सामने। कुछ चीजें यहां पर डिस्कस करना थोड़ा, अब ये तीसरा जो पार्ट है इस लेक्चर का वो देखते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर्स का बंटवारा। अब देखो, इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 16 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, पहले वो समझ लेते हैं, उसी चीज से ये चीज समझ में आएगी। आर्टिकल नंबर 16 के अंदर ये कहा गया है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं किसी भी तरह की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल नंबर 16 कहता है भाई, ये आर्टिकल, कि जितनी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, समझ रहे हो, उन सारे अपॉर्चुनिटीज, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब में एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर, ठीक है, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज हो, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो, स्पेशली जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे एक और आर्टिकल जुड़ा हुआ है, इसी आर्टिकल में एक आर्टिकल और जुड़ा हुआ है 16 का 4, जिसमें एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी बाद में जुड़ा है, सॉरी इसको नहीं अपन करेंगे इंक्लूड अभी क्योंकि ये बाद में जुड़ा है 1993 में। तो एसटी और एससी को क्या दिया जाएगा बेटा, इसके अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब में। रिजर्वेशन क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, यानी इनको पहला मौका दिया जाएगा और ज्यादा मौके दिए जाएंगे। टोटल मिला के बात ये है, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व्ड कर ली जाएंगी, ठीक है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनके लिए, ये तो जॉब से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन इसको क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि इसी रिजर्वेशन से आपको वो रिजर्वेशन समझ में आएगा जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को मद्देनजर रखते हुए एसटी और एससी को दिए गए हैं। यही सारी चीज इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्या समझा रहा है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के, हमारे जितने भी ऐसी कास्ट हैं जिनको बड़े लंबे टाइम से बड़ी कास्ट ने अपने से अलग रखने की कोशिश की, उन्हें हर तरह से परेशान करने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूं अनटचेबल्स की, मैं बात कर रहा हूं अछूतों की, जिनको अछूत कहा जाता है। समझ रहे हो, वर्ड बहुत गंदा लगता है यूज करते हुए, बट यही सच्चाई है, उनको अछूत बोला जाता है, अनटचेबल्स, दलित, बहुत सारे नाम है इनके। तो इन लोगों को बड़े लंबे टाइम से सुख सुविधाओं से, फैसिलिटीज से दूर रखा गया। गांव के अंदर नहीं आने दिया जाता था इनको, कुएं, तालाब, नदियों या किसी भी घाट पर पानी नहीं पीने दिया जाता था इनको।
पास बिठाकर खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी तक नहीं पिलाया जाता था। तो ऐसे लोगों को जब ये बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या मिलेगा? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आने कैसे दिया जाएगा? और जब जब तक उनमें से कोई बंदा आकर पॉलिटिक्स में खड़ा नहीं हो जाता तब तक उन लोगों की हालत तो सुधरने से रही। क्योंकि सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले जो लोग थे पहले के, अभी तो बहुत डिफरेंट आ चुका है, ऑब्वियस बहुत डिफरेंस आ चुका है, बट पहले के लोगों की जो मानसिकता थी वो इसी तरह की थी। सब जानते हैं इस चीज को, इसमें झुटलाने वाली कोई बात नहीं। जिन्होंने झेला है वो भी जानते हैं और जिन्होंने किया है वो भी जानते हैं। तो ये जो मेंटेलिटी थी इसकी वजह से कहीं ना कहीं उस वक्त की पॉलिटिकल जो लोग थे वो भी उन लोगों को नाराज करने से डरते थे जो ऊंची जाति में थे, क्योंकि वो सबके सब पॉलिटिकली बड़े एक्टिव थे। नीचे जाति के लोग जो थे वो पॉलिटिकली एक्टिव इतने नहीं थे जितने ऊंची जाति वाले थे। तो उनको नाराज करना मतलब सरकार गिराने वाली बात होती थी। अंबेडकर जी ने बहुत पहले आकर इस चीज के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया और वो स्ट्रगल सारे हमको पता है क्या किया क्या नहीं किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इंक्लूड की और वो इंक्लूजन ये भी है, ठीक है। उनमें से एक इंक्लूजन ये भी है। कौन सा इंक्लूजन जो आपको नजर आ रहा है? रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कुछ जातियां यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। एससी के लिए रिजर्वेशन कितना है? 84 और एसटी के लिए 47। मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट की। स्टेट के लेजिस्लेशन में ये रिजर्वेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, ठीक। मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जितनी भी सीट्स हैं टोटल मिला के 552, मैक्सिमम सीट्स है 552। अभी प्रेजेंट जो चल रही है 545, जिसमें से 543 जो सीट्स हैं वहां इलेक्शंस होते हैं, उन सीट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया में। तो उन 543 में से एससी के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड है, यानी कि उन 84 सीट्स पे सिर्फ एससी का कैंडिडेट खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है और किसी भी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता। और एसटी का जो रिजर्वेशन है 47, यानी कि उस एसटी की सीट्स पर सिर्फ एसटी का बंदा खड़ा हो सकता है, बंदी खड़ी हो सकती है और चुनाव लड़ सकती। ये क्यों किया गया? ये व्यवस्था क्यों की गई? सवाल ये होना चाहिए कि आप तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, तो ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैंने कब कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट उस वक्त उन लोगों की हालत ऐसी ही थी कि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत दूर की बात है, इंसान नहीं समझा जाता था। और जहां उन लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता था वहां पर रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि उन लोगों में से कुछ लोग हिम्मत दिखाकर चुनाव लड़ें और पॉलिटिकली एक्टिव होने की कोशिश करें। तो ऐसे कई सारे कानून हैं जहां पर माइनॉरिटीज प्लस अनटचेबल्स या कुछ कैटेगरीज के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो भी लाइमलाइट के साथ जुड़ सके, क्योंकि उनको कभी भी जुड़ने नहीं दिया गया। और अगर इस तरह के कानून नहीं बनते तो शायद कभी जुड़ने भी नहीं दिया जाता। आगे बात समझ में? तो यहां पर इस चीज को मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि पार्लियामेंट में एसटी एससीज को रिजर्वेशन क्यों दिया गया है और कितना रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। ये चीज तो याद रहेगी आपको, आई होप के याद। So in India, some castes have reservation in the assemblies and the parliament of the country. In parliament, 84 seats are reserved. 84 seats are reserved for the SC and 40 seats for the ST. बाकी सारा रिप्रेजेंटेशन इक्वल है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। ये प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज को तो अपन पॉइंट वाइज समझते जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, बस समझते जाएंगे। इन कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। एक ही हाथ में, एक ही समुदाय में, एक ही तरह के रिलीजन के पास पावर नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज कल की डेमोक्रेसीज की। इंडिया जहां पर 80% के आसपास हिंदूज रहते हैं, तो इस बात की संभावना बिल्कुल की जा सकती है कि इन्हीं हिंदुओं के पास पावर हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की व्यवस्था की गई है और हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जहां डेमोक्रेसी है वहां इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। उसको मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए ये सिचुएशन आ सकती है, उसके तहत
वहां पर इस तरह की व्यवस्था या रूल्स बनाए गए हैं कि माइनॉरिटीज के राइट्स को स्ट्रेस या सप्रेस करने की कोशिश ना की जाए। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश में, खासकर इस चीज का बड़ा बखान है। हमारे देश में समस्या क्या होती है बेटा, हमारे देश में इतने सारे डाइवर्सिटीज है ना कि पॉलिटिकल करियर बनाना अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे आपको डगर डगर पर, कदम कदम पर डाइवर्सिटीज मिलेंगी, चाहे वो डाइवर्सिटी कास्ट बेसिस पर हो, चाहे रिलीजन बेसिस पर हो, कलर बेसिस पर हो। इस तरह के डाइवर्सिटीज भी आज होते हैं। या फिर ज्यादातर जो डाइवर्सिटीज हैं या लोगों के बीच में मतभेद हैं उनको लेकर वो है जात को लेकर, कास्ट को लेकर। आगे बात समझ में? तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, हमारे सो कॉल्ड बड़े नेताओं ने इस चीज का बड़े फायदा उठाने की कोशिश करी। मान लो कि कोई बंदा एसटी से आता है, मतलब कोई किसी जगह पर एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बीजेपी या कांग्रेस क्या करेगी? बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, वो ऐसे बंदे को इलेक्शन में खड़ा करने की कोशिश करेंगे जो एसटी के इन सारे लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करे और उसमें सफल हो। और इस मुद्दे को ये लोग अलग करने की कोशिश नहीं करते। इससे होता क्या है, अब पॉइंट तो दिया हुआ है, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। तो पॉइंट ये कह रहा है कि अलग अलग पार्टीज की आइडियोलॉजीज भी अलग अलग होती हैं, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज भी अलग अलग होते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोज भी अलग होते हैं, और उनके सोशल ग्रुप्स भी माइट भी पॉसिबल अलग अलग हो। बीजेपी के हो सकता है हिंदुत्व का नारा लेकर आगे चलती हो, कांग्रेस कोई और नारा लेकर आगे चलता हो, आम आदमी पार्टी कोई और नारा लेकर आगे चलता हो। तो इट माइट बी पॉसिबल कि हिंदुत्व का नारा अगर आगे लेके चल रही है कोई पार्टी, तो वहां हिंदुओं का बोलबाला ज्यादा रहेगा, हिंदुओं को सपोर्ट करने की बात ज्यादा की जाएगी। जहां पर दूसरी पार्टी मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, वहां हो सकता है कि मुसलमानों या माइनॉरिटीज के लिए ज्यादा कानून बनाने की फरमाइश की जाएगी और उनको वोट बैंक की तरह देखा जाएगा कि भाई हमारे पास तो मुसलमान वोट है, जब तक हमारे पास है हमारी पार्टी जीतती रहेगी। आगे बात समझ में? तो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स को, इनको प्रेशर ग्रुप्स कहो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जैसे कि, और ये लोग करते भी यही हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को तो कुछ लेना देना नहीं है पार्लियामेंट में जीतने और हारने से, उनको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में जाकर कुर्सी गर्म करनी होती है। तो इसलिए वो अपने सो कॉल्ड लोगों को अपनी तरफ करके और हमेशा जीतते रहते हैं और पार्लियामेंट में जाकर नींद निकालते हैं बस। आगे बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट बात बता दी मैंने आपको, अब आप आगे की बात समझ जाओ अपने आप। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि मैं ज्यादातर किन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके साथ पॉलिटिकल खिलवाड़ हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक बदलाव नहीं होंगे। ठीक, तो ये प्रेशर ग्रुप्स की बात कर ली हमने, जहां पर कुछ प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो जिनके साथ पॉलिटिकल खेल खेला जाता है और वो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते और उनको लगता है कि ये बंदा हमको सपोर्ट कर रहा है, हमें भी इसका साथ देना चाहिए, और वो लोग उसी बंदे को वोट दे के आते हैं। ये नहीं समझते कि ये जो ऊंच नीच या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो बीच का भेद है, ये हमारे देश को बहुत ज्यादा खोखला कर चुका है और आगे भी करता रहेगा अगर इन पर कानून नहीं बना तो। आगे बात समझ में? चलिए खैर आगे देखते हैं। तो ये था आपका लेक्चर, होप आपको समझ में आया होगा। पूरा का पूरा लेक्चर मैंने आपको डिस्कस किया पूरा। और सबसे पहली और सबसे आखिरी बात बार बार बोलता हूं मैं कि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। हालांकि स्लाइड्स में चीजें शॉर्ट में ही हैं, ऐसा नहीं है कि स्लाइड में हमने पूरा भरा हुआ है स्लाइड को। आप लोगों के लिए पूरी पूरी जान लगा के हमने स्लाइड्स बनाई हैं, एनिमेशन तैयार किए हैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी अट्रैक्टिव एसएसटी प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, आगे भी आएगा, तो उसके लिए शॉर्ट नोट जरूर बनाइए और बने रहिए हमारे साथ इस ऐप पर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है
वो मैं आपको बता देता हूँ, बार बार बताता हूँ हर लेक्चर में, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाओ। सेकंड जो चीज है वर्कशीट, यानी कि ऑब्वियसली एक्सरसाइज करनी है आपको, जो भी पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एनटीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन करना डेली, हर सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन करना बड़ा जरूरी है। और अगर नहीं कर सकते तो वीकली दिन डिसाइड करके आप वो कर सकते हो कि आज मुझे मैथ्स का करना है, साइंस का करना है, या एसएसटी का करना है, या किसी और सब्जेक्ट का। वो बड़ा जरूरी है। इवैल्यूएशन के बिना आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, तो इवैल्यूएशन जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा, और अगले चैप्टर में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा एसएसटी में, जितना आ रहा है उससे ज्यादा। और उसके लिए आपको बस दो चीजें करनी है, पहला हैंड रिटन नोट्स और दूसरा वर्कशीट, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करता हूं, अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।